सो अब तक के इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने डिटेल से में लेक्चर पढ़ा, ठीक है ना। सारे लेक्चर कैसे पढ़े हम लोगों ने अभी तक के? डिटेल से में पढ़ा है, फिर बाद में उसका रिवीजन भी हुआ है। क्या हुआ है? रिवीजन भी करा दिया है हमने। डिटेल्स में कॉन्सेप्चुअल भी की कर लिया है हम लोगों ने, प्लस न्यूमेरिकल वाले लेक्चर भी कर लिए। इसके बाद रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमने रिवीजन किया है। अब रिवीजन के बाद फिर एक और फाइनल हम लोग पॉलिश करेंगे, फाइनल पॉलिश। तो फाइनल पॉलिश या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उतना मैं खोल खोल के अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आपको है। ऊपर वाली चीज सीक्वेंस करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया आपको हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा बता, सिर्फ गाइड अब मैं करूँगा ओनली गाइडेंस। उस क्वेश्चन क्या रहेगा? ओनली गाइडेंस टाइप का रहेगा अभी ये जो लेक्चर है। तो बाकी चीज़ें समझ लेना कि क्या होने वाली हैं आगे, क्योंकि ये आपने सारी चीज़ें कर चुके हो। ये 3-4 कम से कम 7-8 लेक्चर पहले ही कर चुके हो आप, ठीक है ना। तो जिसमें रिवीजन वाला करके ये लेक्चर कंटिन्यू करना, मतलब जस्ट रिवीजन करना, उसके बाद ये लेक्चर करना, ठीक है ना। कि इसमें टाइम का ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्रेश होके करो। नहीं है तो मेरे से लेक्चर मांग लो, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर करना, ठीक है ना। तो हम लोग ने फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए हैं कि वोल्टेज का फॉर्मूला V=I/R, जिसमें आई का फॉर्मूले को अगर अलग से और रॉ लेके लेंगे हम आई का फॉर्मूला, तो टोटल चार्जेस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम के लिए स्मॉल टी डाले रहो भाई, ताकि टेम्परेचर से कन्फ्यूज मत हो। Q/T, जिसमें Q को हमने ओपन किया नंबर ऑफ चार्जेस इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस -90। 1.6 क्यों? प्लस का 90, क्या होगा? माइनस क्या? 70। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन टाइम, अगर Q को ओपन कर दो, Q को ओपन कर दो, ठीक है। फिर 1 वोल्ट की, देखो ये सब है ना, ये जो यूनिट है ना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी की चीज़ का यूनिट निकालना बहुत ईजी होता है, अगर आपको यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर फॉर्मूले आपको याद है। हमने क्या फॉर्मूला याद किया है वोल्ट का? एक वोल्ट का फॉर्मूला वर्क अपॉन, देखो V=I/R है, लेकिन इसकी बेसिक यूनिट नहीं होगी ना। ये I का मतलब एम्पेयर, R का मतलब ओम, तो एम्पेयर ओम यहाँ से मिल रहा है, लेकिन एम्पेयर को भी तो, ओम को भी तो हमें ओपन करना है ना। तो वोल्ट का एक अदर यूनिट लो वर्क के टर्म में। तो वर्क के टर्म में क्या होता है? वोल्ट का एक दूसरा फॉर्मूला वर्क अपॉन Q, ठीक है ना। तो वर्क होता है जूल, Q का मतलब कूलम, C वर्क का मतलब क्या हुआ? जूल, और इसका C ये कूलम, मतलब टोटल चार्जेस कूलम में होते हैं। C के ऊपर में तो C-1 हो जाएगा, तो जूल C-। ये इसलिए बोल रहे हैं यूनिट फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद है, यूनिट अपने आप में दिमाग में आ जाएगी कि यार वोल्ट का ये फॉर्मूला है कि कौन से टर्म में से पूछा गया। अगर इससे पूछा गया कि जूल के वर्क के टर्म में बताओ, तो जूल पर कूलम। तो इसी तो डेफिनेशन, अगर फॉर्मूले से कितनी सारी चीज़ें याद हो रही है, पता है फॉर्मूले में क्या क्या याद हो रहा है? बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे हम, क्यों? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है तो क्या क्या चीज़ें याद हो रही हैं? एक तो उसका उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप, न्यूमेरिकल सॉल्व करे ले रहे हो, है ना। न्यूमेरिकल तो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। आप है ना यूनिट फाइंड करे ले रहे हो। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, आपको यूनिट भी मालूम पड़ी जा रही है, किसी भी फॉर्मूले की यूनिट कीजिए, फॉर्मूला बता दो। और एज वेल एज जो डेफिनेशन होती है, बोलते हैं ना कि एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन वोल्ट, तो डेफिनेशन भी मुझे मिल रही है फॉर्मूले से। फॉर्मूले से क्या मिल रहा है मुझे? डेफिनेशन। इससे पहले इसमें लाइट वाले में काफ़ी सारे डेफिनेशन हमने फॉर्मूले से ही निकाली थी। लाइट वाले क्या था, कौन सा किया था? हीट वाले से, हाँ हीट वाले हुआ, लाइट वाला हुआ। तो फॉर्मूले तो तुम्हें डेफिनेशन भी मिल जा रही है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक के अगर तुमने याद किया डेफिनेशन, तुमने रट्टा ही मारा हुआ, नहीं याद आ रहा है, तो फॉर्मूला अगर याद है तो डेफिनेशन तुम्हें याद आ जाएगा, नहीं तो अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। इतने मकसद हल हो रहे भाई सिर्फ फॉर्मूला याद करने से। चैप्टर तो फॉर्मूला ही खत्म करे दे रहा है तुम्हें। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट भी बताया दे रहा है, फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बताया दे रहा है, फॉर्मूला तुम्हें यूनिट भी बताया दे रहा है कि यूनिट बताओ, फॉर्मूला तुम्हें डेफिनेशन भी बताया दे रहा है। अगर बोले 1 वोल्ट बताओ, वो व्हाट डू मीन बाय 1 वोल्ट, आप निकालो इसमें भी, देखो कैसे फॉर्मूले का हम बता रहे हैं आपको 1 वोल्ट का मतलब। तो वर्क, ये देखो, अब ये देखो किस तरह इसका ये है वोल्ट का मीनिंग, देखो ये देखो वर्क बाई हमने क्या लिखा? वर्क बाई कूलम चार्जेस लिखा है, क्यों मतलब चार्जेस, ठीक है ना, टोटल चार्जेस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिपेंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर का मतलब होता है डिवाइड अपॉन, पर का मतलब क्या होता है? अपॉन, पर मतलब होता है अपॉन, है ना।
जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड लिखते हैं ना, कोई स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर में डिस्टेंस डिवाइड पर मतलब डिवाइड और सेकेंड अपॉन टाइम। यार मज़ा नहीं आ रही है क्या? कितना मतलब खोल दिया चीज़ को हमने, है ना। तो अब से जो तुम्हें एक फॉर्मूला याद था, बोलो कि बताओ वोल्ट की मीनिंग बताओ या वोल्ट का डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज वोल्ट? द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइड विद द पर कूलम चार्जेस। ये देखो पर कूलम चार्ज या पर यूनिट चार्ज, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, बस ये थोड़ा सा याद कर लेना कि ये जो हुआ है वर्क एक चार्ज ने, एक मतलब वर्क, एक वर्क नहीं है, टोटल वर्क है, किसने किया? एक चार्ज, यूनिट मतलब पर चार्ज, पर होता है ना, जैसे कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड का, तो 10 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या होता है? कोई गाड़ी 10 मीटर जा रही है 1 सेकेंड में, समझिए। अगर हम बोलते हैं ना स्पीड के लिए, अगर किसी गाड़ी की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। भाई जैसे 500 मीटर किया था 10 सेकेंड में, 500 मीटर 10 सेकेंड किया, तो 0 से काट के 50 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो 50 मीटर पर सेकेंड मतलब 50 मीटर गया 1 सेकेंड में। उसी तरह टोटल वर्क किया पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज, यूनिट मतलब 1 चार्ज, 1 भी लिख सकते हो यहाँ पे, या पर चार्ज भी लिख सकते हो, हटा दो यूनिट, पर चार्ज। क्या? हाँ मतलब थोड़ा सा ओपन कर दो कि कौन सा काम कर रहा है, क्या हो क्या रहा है सर? इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से चार्ज को लाने में एक चार्ज ला रहे हैं ना, तो जितना भी उसने काम किया, जितना भी जूल वर्क हुआ है ना। तो अगर 1 वोल्ट किसे बोलेंगे फिर? 1 वोल्ट का डेफिनेशन बताओ। 1 वोल्ट देखना, 1 वोल्ट की बात करें अगर 1 वोल्ट का तो मतलब हो गया टोटल वर्क डन, लेकिन 1 वोल्ट मतलब 1 वर्क, 1 मतलब 1 जूल वर्क, एनर्जी कंज्यूम 1 जूल पर यूनिट पर 1 चार्ज इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। 1 वोल्ट बताइए ना, 1 जूल, क्योंकि 1 की बात हो रही है, 10 वोल्ट थोड़ी ना हो रहा है। 10 वोल्ट होता है 10 जूल होता बाई 1 कूलम, है ना। तो 1 जूल अपॉन मतलब भाई वर्क अपॉन क्यू, 1 कूलम, देखो ये वाला है ना। तो फॉर्मूले से कितने कि 1 वोल्ट बताओ, अगर बोलो वोल्ट बताओ तो ये लिख दो कि टोटल वर्क डन बाय या पर 1 चार्ज इन ब्रिंगिंग 1 पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम यूनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब बोले 1 वोल्ट बताओ, 1 वोल्ट में टोटल वर्क डन मत क्या, 1 जूल द एनर्जी कंज्यूम बाय 1 जूल, हाँ टू डू वर्क बाय 1 जूल, एनर्जी कंज्यूम टू डू वर्क बाय, हाँ 1 जूल पर 1 चार्ज, तो 1 सब जगह आ जाएगा, तो 1 जूलम पर कूलम हो गया। अगर बोले 1 वोल्ट की ये बता दो यूनिट, तो 1 जूल लिखना पड़ेगा, क्या वोल्ट की बोला तो जूल पर कूलम लिख दो, 1 वोल्ट बोला तो 1 जूल पर कूलम, एमसीक्यू में आ सकता है ना, है कि नहीं। तो कितनी मतलब एक हमने आपको सिर्फ छोटा सा गाइडेंस दिया आपको कि यार फॉर्मूले में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो तुमने डेफिनेशन बता दिया, तुमने यूनिट में तुम न्यूमेरिकल भी तो कर ही रहे हो, कॉन्सेप्ट से ही तीनों चीज़ें, कॉन्सेप्ट के बाद ही तीनों चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ है, ये कहानी है। तो इसीलिए फॉर्मूले से दिमाग लगाओ, फॉर्मूला रट्टा मारने के बाद भी तुम उसमें एसोसिएट करो चीज़ों को कि यार इस फॉर्मूले में यूनिट भी छुपी है, इस फॉर्मूले में मीनिंग भी छुपी हुई है, ये फॉर्मूले से एमसीक्यू भी आ सकता है, डेफिनेशन भी छुपी है, न्यूमेरिकल तो है ही। इसीलिए फॉर्मूले को तो बिल्कुल जी जान से लगाए कि भाई ये तो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूले इतने पक्के चाहिए, ठीक है ना। तो बाद में मैंने आपको ये सारी चीज़ें अभी भी हुई हैं, और रिवीजन मैंने भी कराया है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो ओमिक कंडक्टर फॉलो कर रहा है, ओम लॉ फॉलो कर रहा है, अगर स्ट्रेट नहीं है कर्व लाइन है तो ओम लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ आई यहाँ वी रखोगे तो, ठीक है ना, यहाँ आई यहाँ वी यहाँ रखना, आई यहाँ रख, कभी उल्टा हो जाता बच्चों घुमाने के लिए कि वी इधर आई इधर दे दिया, तो अगर आई वी इधर है, जितना कम स्लोप उतना कम रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा स्लोप झूला बहुत खड़ा खड़ा हो गया वर्टिकल, अगर वी यहाँ है तो हाँ ज़्यादा स्लोप मतलब ज़्यादा बड़ा एंगल, एक से एंगल लिया जाता है, तो कुछ भी पूछ लेगा। tan 45 में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, tan 60 में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बोलो tan 60 में ज़्यादा है क्योंकि tan 45 ऐसा बनेगा, tan 60 ऐसा बनेगा, जितना ज़्यादा खड़ा झूला उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, ऐसा मतलब झूला इन देसी लैंग्वेज में जितना एंगल ज़्यादा काइंड ऑफ, जितना स्लोप ज़्यादा,
कई वर्ड हैं, स्लो, एंगल, टैन। अगर वी यहाँ आई है, अगर उल्टा है तो फिर उल्टा, अगर आई यहाँ वी उल्टी है, पूरी कहानी उल्टी कर देना। अगर यहाँ आई और यहाँ वी है तो पूरी कहानी उल्टी कर दी। उल्टी कर देना। बस एक कहानी बता दी, अगर वी यहाँ है, आई यहाँ है तो बस। तो ये एक बार क्वेश्चन आ गया था, बच्चे घूम गए थे। फिर रजिस्टर किस पर डिपेंड करता है, ये सब आते हैं एमसीक्यूज में आए थे। मटेरियल का कौन सा किस टाइप का सब्सटेंस है उस पर डिपेंड करता है। लेंथ कितनी, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस, है ना। इधर यहाँ पे मैंने एरो बना दी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसे एरो का मतलब समझो, रेजिस्टेंस ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं तो लेंथ ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है ना। थिकनेस कम, क्योंकि रेजिस्टेंस को ज़्यादा बोला है ना हमने, हाई बोला है ना, तो हाई से ही कंपेयर कर रहे हैं नीचे। तो थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया वायर अगर पतला है, कम है तो थिकनेस, resistance ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्यों ज़्यादा लिख दिया हमने, इसीलिए यहाँ पे एरो डाउन कि थिकनेस कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, थिकनेस या क्रॉस सेक्शन एरिया। टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इतने से इसमें इतना बड़ा पेज हमने बना दिया, छोटा सा, मतलब एक एरो, एक डायग्राम टाइप। ऐसे नोट्स बनाने के तरीके मालूम होने चाहिए आप लोगों को कि मैंने रेजिस्टेंस ज़्यादा को कंपेयर कर रहे हैं। तो एक तो मटेरियल टाइप पर डिपेंड करता है, हटा दो। अब लेंथ ज़्यादा, वायर जितना लंबा रहेगा रेजिस्टेंस भी, पे रहेगा। हाँ, तो मतलब दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, इतनी दूर दौड़ते दौड़ते थक जाओगे। थिकनेस मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर पतला है, हाँ अपोजिट ये है, क्या है अपोजिट, इन्वर्स रिलेशन कि एरिया पतला रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस पतला रहेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर में तो डायरेक्ट है, लेकिन टेम्परेचर में भी सेमी कंडक्टर एक्सेप्ट है। सेमी कंडक्टर का अलग लिख देना, सेमी कंडक्टर का पॉइंट अलग लिख देना। सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, इसीलिए हमारे बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी अब आई हैं, जो भी डिवाइस है, सब सेमी कंडक्टर सर्किट पे बनते हैं, सर्किट सेमी कंडक्टर यूज हो रहे हैं। सेमी कंडक्टर एक्सेप्ट, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। एमसीक्यू में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, सेमी कंडक्टर का अलग ही केस है भाई। एक हमारे इंसुलेटर चल रहे हैं, हमारा कंडक्टर चल रहा है, सेमी कंडक्टर चल रहा है। सेमी कंडक्टर में पार्टिकली करंट पास हो रहा है, कंडक्टर फुल करंट पास हो रहा है, रेजिस्टेंस बहुत है। सेमी कंडक्टर में हीट होगी तो रेजिस्टेंस उल्टा कम होगा। कंडक्टर में क्या होगा, हीट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो बाकी कंडक्टर और इंडक्टर सारे लॉ हैं ये, लेकिन सेमी कंडक्टर नहीं है ये लॉ, ठीक है ना। समझिए भाई ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखो रेजिस्टेंस का, अगर हम मटेरियल रेजिस्टिविटी से कॉन्सेप्ट जोड़ रहे हैं तो रेजिस्टिव फार्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी L बाई ए, ठीक है ना। कि लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना। सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। अब यहाँ से कोई भी एमसीक्यू आ जाए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी L आजू बाजू, देखो रेजिस्टिविटी कैसे लिख रहे हो, ऐसे लंबा खींच के लिख रहे हो, तो एल भी लंबा, ऐसे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं याद करने के लिए। रेजिस्टिविटी कैसे लिख रहे हो, ऐसे करके लिख रहे हो, एल भी कैसे लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे, तो आजू बाजू अपॉन ए। अब फिर अगर रेजिस्टिविटी है तो ए ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो रेजिस्टिविटी फॉर्मूला आ गया। आर के बाजू में ए आ गया, एल नीचे आ गया, तो रेजिस्टिविटी का अपोजिट हो जाएगा कहानी, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी को तुम मटेरियल से ही डिपेंड होता है, बाकी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करना है, वो रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी लेंथ एरिया और रेजिस्टिव तीनों पर है, एग्जाम में आ जाता है। रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हाँ, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है मेनली। बाद में देखो रेजिस्टेंस का तो ओम है, ये सिंबल ओम का ना, OHM ओम। तो रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, ये याद रखना। रेजिस्टिविटी को ऊपर उल्टा ही होता है कंडक्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी के अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी हो जाता है, 1 अपॉन। अगर रेजिस्टिविटी को ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी का ओम -1, मतलब है ना, -1 पावर, और मीटर भी -1, इसे एग्जाम में आ जाती है। देखो रेजिस्टिविटी का सिंबल ये, कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा रहेगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन आ जाते हैं फ्यूज पर। फ्यूज में कौन सा मेटल यूज होता है, हम बोलेंगे लेड प्लस टिन यूज होता है, क्यों, उसके मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, ताकि आगे करंट इससे पास ना हो पाए। फंक्शन ऑफ फ्यूज याद कर लेना, इसे पढ़ाया हुआ है यार। बल्ब में कौन सा वायर यूज होता है, टंगस्टन यूज होता है, क्या कि जल्दी पिघले ना बल्ब, क्योंकि हीट करता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हीटर में भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, निक्रोम यूज होता है, क्योंकि हमें हीट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस वायर के लिए मैंगनीज और कॉन्स्टेंटाइन यूज होता है। और जो हमारे घरों में करंट के लिए दौड़ाने के लिए कॉपर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉपर में कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, चीप भी पड़ता है, और हीट मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है,
ज़्यादा कम भी रहता है। इसके बाद कोई भी सर्किट में ईएमएफ निकालना है तो इसके लिए टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई इंटू आर, आई मतलब पूरे सर्किट करंट, आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, वीटी मतलब टर्मिनल बाहर कितना निकला होता है। इसका मतलब मैंने समझा दिया पूरा अभी जस्ट डिवीजन में। तो एक और फॉर्म याद कर लेना, ई मतलब क्या, ई में मतलब वोल्टेज ही है एक तरीके से। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर होता है, वी का वीर होता है ना, वी देखो आई इंटू आर, वीर मतलब वोल्टेज ही है ना एक तरीके से, ई है ये भी वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन ये प्रिंट जो होता है सेल में बैटरी में वो ईएमएफ है, बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है कुछ करंट, तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है। तो आई इंटू आर, लेकिन आर कैसे लिखोगे, कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर बाहर का रेजिस्टेंस, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ से आई निकालना है तो ये आर प्लस स्मॉल आर में नीचे ले आओ, आई आ जाए, खेल खत्म, पैसा खत्म, ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल काफ़ी सारे कराए हुए हमने। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि दो टाइप के सर्किट हैं, जैसे कि एक तुम्हारी क्या है सर्किट में इस तरह है वायर, ठीक है ना, कुछ इस तरह जुड़े हुए हैं, तो अगर इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है तो सारे आर को प्लस कर दो। लेकिन अगर पैरेलल में है तो पैरेलल से पता ही ना ये सारी चीज़ें, तो आपको अगर इस तरीके से है तो पैरेलल हो जाएगा। इसमें 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डिनोमिनेटर कॉमन करो, बाद में इधर भी रेसिप्रोकल इधर भी रेसिप्रोकल करो, दोनों साइड रेसिप्रोकल होगा, याद रखना। बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में इतना ही आंसर दे देते, गलत हो जाता है, आंसर दे दिया बाद में रेसिप्रोकल नहीं करते, इस आंसर आ गया इसका 3/4, यही आंसर दे गलत हो जाता है, क्योंकि बाद में यहाँ रेसिप्रोकल भी करना है। हाँ 4/3, ये चीज़ याद रखना, जल्दबाजी में गलती ना करना, ठीक है। बाद में पावर का देखो फॉर्मूला मेन है V बाई आई, अगर ये भी याद कर ले तो काफ़ी है यार, इसके अलग अलग फॉर्म याद कर सकते हो, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू आर, तो V की जगह आई इंटू आर करोगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हें PVI भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार V को बदल के नया फॉर्मूला ले लो, क्योंकि V का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर, तो V को ओपन करो आई इंटू आर इंटू वाई, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। या फिर एक बार आई को ओपन कर दो, आई का फॉर्मूला होता है V बाई आर, आई का फॉर्मूला क्या होता है V बाई आर, आई को हटाएंगे तो V बाई आर लिख देंगे, V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा पावर का फॉर्मूला, है ना। बस, तो अगर PVI भी याद है तो कोई भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बोलो सर आई तो दिया ही नहीं है, कुछ और ही कहानी दी, पावर निकालना है, आई नहीं दिया है तो V दिया होगा, आर दिया होगा, ये वाला ले लेना फॉर्मूला। हाँ बोलो सर हमें सर पावर निकालना, आई दिया, V तो दिया ही नहीं सर, V तो दिया ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला ले लो, आई स्क्वायर आर वाला ले लो, है ना। तो इस तरीके से फिर पावर के फॉर्मूले में इंटू टी कर दोगे तो बन जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला। कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का, वर्क या फिर हीट या फिर एनर्जी, सब एक ही बात है ना, पावर इंटू टाइम होता है। अब पावर में इसे VI तो है, VI इंटू टाइम कर दोगे तो वर्क के फॉर्मूले बनते जाएंगे भाई। मतलब क्या ही कुछ नई चीज़ बता रहे हैं हम इसमें, लो VIT वर्क का या हीट का एनर्जी का फॉर्मूला बनता जाएगा। इसमें आई स्क्वायर आर में टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, लो ये भी हीट का फॉर्मूला बन गया। इसे V स्क्वायर आर में इंटू टाइम कर दो, भी हीट का। अब किसी से भी पूछ लो तुम्हें हीट, कुछ भी इंफॉर्मेशन देकर डेटा देकर, डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा इस्तेमाल करना है। अगर VIT दिया हो तो V वाला लगा लो फॉर्मूला, अगर ये वाला दिया है तो V नहीं दिया हुआ है, आई और आर दिया हुआ है और टाइम दिया हो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। मतलब पावर का फॉर्मूला अगर याद है PVI, तो पावर के दोनों फॉर्मूले भी याद हो गए, और इंटू टाइम करोगे तो एनर्जी का, हीट का फॉर्मूला याद हो जाएगा तुम्हें। क्या ही मतलब, सोचो ना इतनी लंबी कहानी क्यों सर, हम PVI याद करेंगे पावर का, अगर वर्क चाहिए तो VI इंटू टाइम कर देंगे, अगर वर्क चाहिए तो इंटू टाइम कर देंगे। अब अलग अलग फॉर्म बदलना है वर्क में या पावर में, तो V को बदल के दूसरा फॉर्मूला लिखो V का, कभी आई को बदल के दूसरा फॉर्मूला, इंटू टाइम रहे तो अगर वर्क का चाहिए चेंजेस तो। मतलब समझ गया ना, इतनी लंबी चौड़ी कहानी में याद ही नहीं करनी है, ठीक है। वैसे मेनली आई स्क्वायर आर टी बहुत आता है एनर्जी में, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर टी, टी फॉर टाइम। तो इस तरीके से यार तुम्हें, तो हीटिंग इफेक्ट कभी MCQ में आ जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट याद रखना, करंट जितना ज़्यादा रहेगा हीट भी उतना ज़्यादा वायर में बढ़ेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट भी उतना बढ़ेगा। लेकिन करंट का आई स्क्वायर से है, स्क्वायर ऑफ एम्पियर। टाइम जितनी देर तक के तुम करंट चार्जिंग कर रहे हो ना, देर तक मोबाइल नहीं गर्म हो जाता है, तो जितना ज़्यादा टाइम रहेगा तो भी उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगा। सर इतनी लंबी कहानी क्यों, सर हमें फॉर्मूला याद है, हीट का एनर्जी का हमें फॉर्मूला याद है, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा हीट, जितना रजिस्टर उतना ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा करंट एम्पियर, स्क्वायर ऑफ एम्पियर उतना ज़्यादा हीट। तो मैंने क्या कहा, रीजनिंग वी, कॉन्सेप्ट वे, यूनिट वी,
तो हीट की जरूरत इन जूल तो होती ही होती है। क्यों हम अलग अलग एम्पेयर का स्क्वायर, ओम और सेकेंड करें? इन शॉर्ट जूल ही लिखो ना भाई, क्योंकि हमें पता है एनर्जी, वर्क, ये सब की एनर्जी क्या होती है? जूल होती है सारी। तो ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो फॉर्मूला ही सब बता दिया, हीटिंग इफेक्ट फॉर्मूला ही सारी कहानी बता रहा है तुम्हें, सारी कहानी फॉर्मूला ही बता रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताओ। क्या बोलेगा ना, एक बल्ब दिया हुआ है 5 वॉट का 3 घंटे चल रहा है, दूसरी फैन दिया हुआ है 40 वॉट का 5 घंटे चल रहा है, टोटल बताओ कितना, 10 रुपये रुपीज़ पर यूनिट है ना बिल है लाइट का। तो लाइट का बिल निकालना है, तो लाइट का बिल का फॉर्मूला क्या? इलेक्ट्रिक मतलब वही हीट या एनर्जी इंटू रेट, 10 रुपये 20 रुपये जो भी दिया हुआ है। तो तुम्हें एनर्जी निकालनी होगी, इंटू रेट से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू रेट से। तो एनर्जी कैसे निकालोगे? पावर इंटू टाइम प्लस, अगर और कुछ है फैन या कुछ और बल्ब, पावर इंटू टाइम प्लस, कोई हीटर या लैंप है वापस कर दो प्लस पावर इंटू टाइम, सबका पावर इंटू टाइम पावर इंटू करते जाओ है अपॉन। अब अगर वॉट में दिया, क्योंकि इसको हमेशा किलो वॉट में ही लेना होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने किलो वॉट आवर में लेना होता है, किलो वॉट पावर इंटू टाइम ना, किलो वॉट आवर, तो किलो वॉट में पावर चाहिए होता है। तो पावर अगर वॉट में दिया तो डिवाइड बाई 1000 करते जाओ, डिवाइड बाई 1000 करते जाओ। अगर वॉट में दिया है, किलो वॉट में दिया तो अच्छी बात है। और टाइम हमेशा आवर में लेंगे इस वाले में। नॉर्मली एसआई यूनिट हमारी सेकंड चल रही है और वॉट चल रही है, लेकिन इसमें बदल जाती है, किलो वॉट आवर हो जाती है, टाइम भी बदल जाता है, यूनिट बदल जाती है और वॉट की भी यूनिट। तो पावर अगर वॉट में दिया है, कोई भी चीज़ के एसआई यूनिट है, अगर उसको किलो में बदलना है डिवाइड बाई 1000 कर दो, मीटर है किलोमीटर में जाना है डिवाइड बाई 1000 कर दो, ग्राम है किलोग्राम में जाना है डिवाइड बाई 1000 कर दो। जैसे एक बार दिया हुआ 60 वॉट चल रहा है, 3 घंटे चला या 4 दिन चला, तो 4 दिन मतलब 24 घंटे, 4 दिन हुआ ना, तो 24 इंटू 4 24 घंटे, 24 घंटे अगर दिन में भी दे दिया जाए तो 2 दिन चला। तो अब हमें आवर्स में बदलना है, ये ध्यान रखना है बस। अब 2 दिन में कितने आवर्स में? 48 आवर्स में। ऐसे आवर्स में लेना, बस ध्यान रखना, टाइम किस में लेना है? आवर। पावर किस में लेना है? किलो वॉट में। तो 60 वॉट है, 60 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, कितने घंटा? 3 घंटे चला। अगर 2 बल्ब हैं तो 60 इंटू 1000 इंटू 2 एक और कर दो, 2 बल्ब हैं क्योंकि, अगर 2 बल्ब तो क्या करोगे? 2 इंटू 60 इंटू 3 अपॉन 1000, क्योंकि किलो वॉट में बदल रहे हैं। प्लस 3 फैन है तो 3 इंटू, और एक फैन कितना 120 वॉट का है, किलो वॉट डिवाइड 1000 इंटू कितने घंटे? 4 घंटे चला। समझिए समझिए, ये आता है 3 नंबर का आ जाता है। अगर कोई बड़ा दे दे कि 3 बल्ब हैं 4 फैन है, तो 3 बल्ब है और 3 घंटे चला, तो ये तो करना ही करना है तुम्हें। 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 1000 इंटू 3 बल्ब है इंटू 3 एक और कर दो मल्टीप्लाई, प्लस 2 फैन है 120 वॉट के, तो 120 इंटू 4 आवर्स, 4 आवर्स चल रहे हैं फैन वो, और 2 फैन है तो 120 इंटू 4 तो करना ही करना है, लेकिन 2 फैन है इंटू 2 एक और कर दो। और सबको वॉट में दिया हो तो किलो वॉट में डिवाइड बाई 1000 कर दो। बीच में प्लस लगाते जाओ, बीच में प्लस लगाते जाओ, क्योंकि बल्ब है फैन, डिवाइड बाई 1000 क्योंकि किलो वॉट में बदलना, पहले तो किलो वॉट में दिया कोई बात नहीं, डिवाइड बाई 1000 ना करो, डिवाइड बाई 1000 ना करो, तो सीधा सीधा पूछेगा। तो क्या करना, डिनोमिनेटर कॉमन है पहले से ही, तो डिवाइड ओवरऑल डिवाइड बाई 1000 करना, 60 इंटू 3 बीच में क्या प्लस 120 इंटू 4 ओवरऑल डिवाइड बाई 1000, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर कॉमन 1000 था, यहाँ पर भी 1000 डिनोमिनेटर कॉमन था ना, कॉमन रहेगा तो ओवरऑल 1000 डिवाइड कर, मतलब ईजी हो जाएगा न्यूमेरिकल। नंबर ऑफ फैन ज़्यादा है या बल्ब ज़्यादा है तो इंटू एक और मल्टीप्लाई कर देना इसमें, है ना। फैन 2 है तो इंटू 2 एक और कर देना, क्या ही जा रहा है आपका, जो भी एनर्जी आए उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। क्या ये हलवा नहीं है? हलवा है भाई। ठीक है, तो अब कुछ एक सर्किट, इंपॉर्टेंट सर्किट करेंगे अब हम लोग। वैसे सर्किट के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग ने किए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी 6, 7 या 5, 5, 6, 7 वाला पार्ट जरूर कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी 5, 6, 7 में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए हुए हैं। अभी देखो सर्किट बेस पे तुम्हें एक सर्किट दी गई है जिसमें यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, और नीचे ही 3 ओम है, जस्ट बाजू में 3 ओम है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेटा लिखें, अगर बैटरी का वोल्टेज देखें तो 2 वोल्ट है बैटरी, और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, ठीक है ना। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो टोटल निकालने की बात अलग है। ये 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई, करंट दिया हुआ है, तो करंट यहाँ से आ रहा है 0.25, आई कितना दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई, बाकी अलग अलग रेजिस्टेंस है, 2 इधर रेजिस्टेंस पैरेलल में, एक इधर
तुम्हारा एक्स्ट्रा है तो ठीक है ना। बाकी तुमने रजिस्टेंस बेस पे क्वेश्चन किए हुए हैं पहले से ही, तो वो अच्छे से कर लेना कि रजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं। हमें एक तो वी एट 4 है, हमें वी चाहिए कहाँ पर, 4 ओम में वी चाहिए। हमें किस पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए तुम्हें वी, एक तो ये चाहिए, दूसरा वी चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस पर वी चाहिए 3 ओम पे चाहिए, तीसरा वी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हर जगह वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, हर जगह वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। चौथा वी चाहिए तुम्हें 2 ओम पर भी चाहिए। तो ये दोनों पैरेलल पर है जो, हाँ ठीक है, और ये वाले आर पे भी चाहिए। इतनी जगह में पोटेंशियल वी 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 चाहिए, ठीक है ना। तो कभी भी शुरुआत करो किसी भी सर्किट की, तो पहले ये देखो कि क्या हमारे पास इक्विवेलेंट वोल्टेज या इक्विवेलेंट करंट है, मतलब ओवरऑल सर्किट का। तो पहले हम क्या टारगेट करते हैं, ओवरऑल सर्किट की चीज़ें, करंट और ये। अब ओवरऑल सर्किट में देखो ओवरऑल करंट है, हाँ है 0.2 दिया ना, अलग अलग वायर का थोड़ा दिया, मेन वायर का तो दिया हुआ है करंट। अगर देखो बैटरी से निकला मेन वायर पे करंट है, मतलब पूरे सर्किट करंट हमें मालूम है, पूरे सर्किट करंट हमें मालूम है कितना है। तो कभी भी सर्किट बेस पे क्वेश्चन हो तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या लिखो, पूरे सर्किट का मेन करंट मालूम है, मेन वायर का करंट, मेन वायर है ना ये देखो भाई, इधर दिया होता तो मेन वायर नहीं होता, क्योंकि वायर यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गए थे, मेन वायर पे दिया, यहाँ दिया हुआ है। पूरे सर्किट में देखो ईएमएफ दिया हुआ है, ये बैटरी के ऊपर जो रहता है ना वो ईएमएफ होता है, ठीक है, 2 वोल्ट दिया हुआ है, यानी पूरे सर्किट की कहानी दी हुई है। अच्छा देखो हमें 4 ओम पे क्या पता करना है, वोल्टेज पता करना है। अब वोल्टेज पता करने के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या, ये तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लिख लो। अगर ये नहीं मालूम है, और पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट ये भी पता होना चाहिए, पूरे सर्किट का हाँ आर इक्विवेलेंट भी मालूम होना चाहिए, ये 3 चीज़ मालूम होनी चाहिए तुम्हें। सर्किट बेस पे क्वेश्चन ये बेसिक तरीका है करने का सॉल्व। अब आर इक्विवेलेंट तो हमें नहीं मालूम है, कहीं दिया नहीं है, क्यों आर इक्विवेलेंट क्यों नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे आर ही नहीं पता है हमें, या आर पता हो इनको एक करें फिर इसको एक करें फिर इसको, अगर यहाँ पे कहीं है जो भी है, फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तब जाके आर इक्विवेलेंट आएगा ना, है कि नहीं। तो आर इक्विवेलेंट हमें नहीं मालूम है, क्यों नहीं मालूम, अभी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है ना, ये पता ही नहीं हमें क्या है यहाँ पर, ये मालूम तभी आर इक्विवेलेंट आएगा, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट बताओ, ठीक है ना। तो खैर ये नहीं मालूम है कि ये 2 मालूम है। खैर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमें वी पता करना है 4 ओम पर। अच्छा वी पता करने के लिए हमारे पास क्या, वी का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू आर है। ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, पहला वाला, ओके ठीक है ना। अब जहां पर वी पता करना है वहां का रेजिस्टेंस पता है, मालूम है सर कितना है, 4 है। जहां पे वी पता करना उस वायर में करंट मालूम है कितना है, वो भी तो मेन है ना, तभी तो आएगा वी आएगा ना 4 ओम वाले पर। तो इस रजिस्टर में करंट मालूम है कि ये वायर पर देखो यहाँ पे 0.25 था, इधर गया था, इधर बढ़ गया करंट, वापस 1 हो गया, मतलब हाँ पता है 0.25 है करंट, यहाँ से जितना निकला वायर में उतना ही वापस आता है, बैटरी याद रखना। यहाँ 0.25 गया तो इस वायर में भी, ये वायर खत्म हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये वायर में 0.25 है, 0.25 हाँ 0.25 है, ये वापस देखो डिवाइड हुआ वापस 1 हो गया, यानी करंट हमें मालूम है 0.25। बस कितना ईजी था भाई, ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सर आपने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, 1 वोल्ट, क्योंकि देखो पहली बात तो 1 से कम से कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा होता है। अब ये 0.25 टाइम हुआ ना 1 का, खैर भाई मल्टीप्लाई कर लेना, बाद में रेसिमल लगा देना, ठीक है ना। फिर दूसरा वाला देखो, दूसरा क्या दिया हुआ, एट इंटरनल, यहाँ पर चाहिए हमें वी, वी हमें कहाँ चाहिए, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस पे निकालने के लिए तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, भाई इस पर देखो करंट कितना है 0.25 है, भाई फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल टू आई इंटू आर, करंट कितना 0.25 है, यही वायर है ना, करंट थोड़ा बटा हुआ है, करंट तो वही बैटरी से निकला हुआ है, 0.25 इंटू आर, आर मतलब यही आर लेना 3 ओम, मतलब स्मॉल आर ना, तो क्या जा रहा है तुम्हारा भाई, तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए 3 ओम पे कितना करंट है,
कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, दूसरी वर्डिंग क्या होगी इसकी, पीडी पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो हमें वी का फॉर्मूला आई इंटू आर था, अब क्योंकि इंटरनल है स्मॉल आर डाल दो, स्मॉल आर कितना है 3 ओम है, इस पे बारे में करंट कितना 0.25 है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा वोल्टेज एट दिस थिंग, इंटरनल आर पर वोल्टेज कितना है, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन में ख़त्म कर दिया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा कह रहा है कि कैपिटल आर पे वी बताओ, यहाँ पे वी बताओ। पहले तो यहाँ पर वी पता करनी, यहाँ पर आर तो मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस तो मालूम है भाई, फॉर्मूला डाल दो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ना तो तुम्हें आ ही मालूम है क्योंकि वायर यहाँ पे करंट बढ़ गया, करंट यहाँ पर बढ़ गया है ना, तो ना तो तुम्हें आई मालूम है ना ही तुम्हें आर मालूम, तो वी निकालना तो दूर की बात हो गई, बहुत दूर की बात है फिलहाल तो, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ रहा है आपके बाद, यहाँ पे बटा नहीं था, यहाँ पे सब एक था करंट, एक ही वायर था, यहाँ पे वायर बटा करंट डिवाइड हुआ, तो ये तो बड़ी दूर की कहानी हो गई। तो ये कैपिटल आर पे निकालने, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये कैपिटल आर निकालना है, ठीक है ना। अब कैपिटल आर निकालने के लिए सबसे आसान जो तरीका है, पूरे सर्किट ओवरऑल सर्किट का कॉन्सेप्ट पकड़ो। क्या पकड़ेंगे, ओवरऑल सर्किट का कॉन्सेप्ट। ओवरऑल सर्किट में करंट कितना दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है। ओवरऑल सर्किट में ईएमएफ कितना दिया हुआ है, ये जो लिखा रहता है ना बैटरी के ऊपर, सेल के ऊपर, ये ईएमएफ होता है ओवरऑल सर्किट का, 2 वोल्ट दिया हुआ है। ओवरऑल सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, ये हमें नहीं पता। आर इक्विवेलेंट से सारी कहानी आ जाएगी, ये जो आर है ना, आर इक्विवेलेंट जब निकालने जाएंगे तो ये सब निकल आएगा, ठीक है ना। कैसे, अगर हम इसका फॉर्मूला डालें आई का, क्योंकि हमें ये 2 इन्फॉर्मेशन मालूम है आर इक्विवेलेंट में, जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो एक इन्फॉर्मेशन मिस होगी, तो वही तुम्हारा अननोन वैल्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम आई का फॉर्मूला डालें पूरे सर्किट के करंट के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है, ईएमएफ अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल आर। तो इसको ही सॉल्व करने जाओ तुम, इसको ही सॉल्व करने जाओ। आई तुम्हें मालूम है, ईएमएफ तुम्हें मालूम है, स्मॉल आर भी तुम्हें मालूम है, स्मॉल आर कितना है 3 ओम है। आर एक्सटर्नल मालूम पड़ जाए, आर एक्सटर्नल में कौन कौन बैठा है, देखो ये 2 बैठे हुए, ये 2 बैठे हुए। आर एक्सटर्नल कौन कौन बैठा हुआ है, ये 2 बैठे हुए, ये बैठा हुआ है। तो एक काम करते, साइड में आओ, आर एक्सटर्नल निकालने, बाद में इस फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 वोल्ट अपॉन आर एक्सटर्नल हमें नहीं पता, हमें ओवरऑल आर चाहिए, प्लस स्मॉल आर हमें पता है इंटरनल। तो एक काम करते, आर एक्सटर्नल निकालते हैं हम लोग। अब आर एक्सटर्नल निकल कैसे रहा, देखो सिर्फ बाहर बाहर का आर, बैटरी के अंदर वाला आर नहीं, इंटरनल वाला नहीं, बाहर बाहर वाला आर। तो आर एक्सटर्नल कैसे निकलेगा, आर एक्सटर्नल तुम्हारे 2 लोग से मिलकर बहना है। पैरेलल को पहले पैरेलल निकालना पड़ेगा, बाद में सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। पहले पैरेलल निकालना पड़ेगा, फिर सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। तो पहले आर पैरेलल निकाल लेते हैं, 1 अपॉन आर पैरेलल वाला आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन आर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या करो, इसको आर से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 डिनोमिनेटर कॉमन करोगे, तभी तो ये बाद में रेसिप्रोकल भी करना है ना हमें। तो 1 अपॉन यानी आर प्लस 2 अपॉन आर प्लस 2 अपॉन 2 आर। भाई यहाँ पर तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई किया, तो आर प्लस 2 अपॉन, अब इसको है ना पैरेलल वाले को, पैरेलल वाला है ना, रेसिप्रोकल भी करना है ना, मेन रेसिप्रोकल करना मेन होता है, बच्चे भूल जाते हैं यहीं पर। तो 2r अपॉन आर प्लस 2, ये आ गया आर पैरेलल। और आर एक्सटर्नल निकालने हम क्या कर रहे थे, पैरेलल वाले को किस में ऐड कर रहे थे, सीरीज वाले में ऐड कर, इसको मत छूना इंटरनल, क्योंकि इंटरनल हम अलग से दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस, तो आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू, वापस फॉर्मूला जंप कर जाओ, पैरेलल वाला आया इज इक्वल टू 2r अपॉन आर प्लस 2 प्लस सीरीज वाला आया 4 हो रहा है ना, समझ गए ना। इन दोनों को एक किया, इन दोनों को एक क्या आया, ये आया प्लस 4 आ गया ये, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा डिनोमिनेटर कॉमन कर लेना, क्या ही जा रहा है आपका डिनोमिनेटर कॉमन करने में, आर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2r प्लस आर प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4r प्लस 8 अपॉन आर प्लस 2, ठीक है ना। तो 6r
6R प्लस 8 अपॉन R+2 R+2, ये हो गया R एक्सटर्नल। या बस यहीं पे लगा दो जो मेन फॉर्मूले में लगा दो लाके 0.25 इज इक्वल टू 2, R एक्सटर्नल है 6R प्लस 8 अपॉन R+2, ऐसे ब्रैकेट दो है +3, ऐसे करके पूरा ब्रैकेट लेके चलो। समझ गया ना? हमने क्या किया, ओवरऑल सर्किट पकड़ी, क्योंकि ओवरऑल सर्किट दिख रहा था यार एक ही वेरिएबल काम बन सकता है। ओवरऑल सर्किट कॉन्सेप्ट लगाए। ओवरऑल सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आई से जोड़ लें, आई मतलब पूरे सर्किट का आई अपॉन EMF अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस स्मॉल आर इंटरनल आर। तो वैल्यू डाली, आर एक्सटर्नल में कहानी थोड़ी फंस रही थी। आर एक्सटर्नल में तो आर एक्सटर्नल से हम निकालने जा रहे थे, हम लोग कैसे निकालेंगे, उधर है। तो आर एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ, जितने भी एक्सटर्नल वाले आ रहे हैं उनको पूरा ओवरऑल लाने। तो अब उसमें दो चीज़ें थी, एक पैरेलल था और एक सीरीज। तो पैरेलल का प्लस सीरीज करेंगे तो आर एक्सटर्नल ओवरऑल आ जाएगा, ओवरऑल आर एक्सटर्नल आ जाएगा। तो पैरेलल प्लस सीरीज, पैरेलल प्लस सीरीज। अब पैरेलल अलग से निकाल लो, पहले कैसे नहीं, 1/2 प्लस 1/r, 1/2 प्लस 1/r, जो नंबर कॉमन किया, फिर रेसिप्रोकल के, यह आ गया पैरेलल। सीरीज वाला जस्ट +4 करना था, है ना, तो +4 कर दिया, डिनोमिनेटर वापस से कॉमन कर लिया, थोड़ा सा इजी कर दिए। फिर मेन फॉर्मूले में आ गया, आर एक्सटर्नल में आर एक्सटर्नल डाल दिया। अब क्या करूँ, ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है इधर आ जाएगा, 0.25 इधर आ जाएगा। इज इट 6R प्लस 8, ये सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया आपको। R+2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/0.25। अब डिनोमिनेटर कॉमन करो, R+2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6R प्लस 8 प्लस, देखो R+2 पर नीचे मल्टीप्लाई करें, 3 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 3R प्लस 6 अपॉन R+2 इज इक्वल टू, एक से नंबर से डिवाइड करोगे तो वो नंबर वन नंबर से कम में किसी नंबर को डिवाइड करो, नंबर बढ़ेगा। अब 0.25 मतलब 4 टाइम कम है, तो 2 4 टाइम बढ़ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा। चाहो तो ऐसे कर देख लें, 2 डेसिमल इधर गए, 2 0 इधर करो, 25 8 था 200, है ना। ये सब बेसिक चीज़ें कर सकते हो। अब देखो 6R प्लस 3 9R प्लस R प्लस 6 14, इधर R+2 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9R, यहाँ 8R प्लस 16, 8R इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर बचा 16 - 2 2 आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू, यहाँ 1R 2 आ जाएगा R, तो ये R 2 आ गया। कहाँ है देखें, इसमें था ना वो क्वेश्चन। तो समझ गया हमने किस तरीके से किया। हमने ओवरऑल सर्किट पकड़ी, हमें कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर थे कि यार ये R हमें कैसे निकालना है, एक्सटर्नल R मतलब प्लस इंटरनल R, ठीक है ना। एक्सटर्नल कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करो पैरेलल से, वापस रेसिप्रोकल करके प्लस ये करो, इन दोनों को पैरेलल से प्लस करना है, रेसिप्रोकल करके वापस इसको प्लस ये कर दो, फिर +3 ओम इंटरनल चल रहा है तो R इक्वल रहेगा, तो आ गया ना। तो इस तरीके से हमने किया, बड़े आसान तरीके से किया इसे। इसके बाद क्या करना है हमें, तीसरा वाला आ गया R। जब R आ गया तो V निकाल लेंगे ना भाई, कैसे सर V निकालोगे, कभी भी याद रखो, कभी भी यहाँ पे पूछा जाए कि बताओ इसके ऊपर V कितना बैठा है, इसको, क्योंकि इसके ऊपर V कितना बैठा है, अगर पैरेलल में पूछा जाए, ये लिख लो, पैरेलल में पूछा जाए V कितना है, क्या पूछा जाए, पैरेलल में V पूछा जाए, यहाँ लिख लो, पैरेलल अगर है और रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन, और क्या पूछा जाए, वोल्ट पूछा जाए, वोल्ट पूछा जाए, तो क्या करोगे, पैरेलल को पहले 1 करोगे, पैरेलल क्या कर दो, को 1 कर दो, मतलब पैरेलल को 1 पीस कर दो, 1 कर दो, ठीक है। पैरेलल को 1 कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला V = I/R वाले फॉर्मूले से V निकालने, क्योंकि I तुम्हें मालूम है, पैरेलल को 1 क्या मतलब R भी मालूम पड़ गया ओवरऑल मिलकर, ठीक है ना, समझ गया ना। पैरेलल को 1 कर देंगे, तो इन दोनों क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, इन दोनों को 1 कर देंगे, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस देख लें कितना आ रहा है पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस देख लो कितना आ रहा है, पैरेलल पे कैसे निकालेंगे, 1/R पैरेलल, इन दोनों को 1 करेंगे ना, 1/2 प्लस 1/2 था, यहाँ पर 2 आ गया था, तो 1/R पैरेलल 2/2 यानी 1 हो गया, और वापस R इक्वलेंट मतलब पलट के 1 आ जाएगा, तो इनका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब ये दो मिलकर 1 हो गए,
दो वायर मिलके, ये बिल्कुल प्रैक्टिस दिलो दिमाग में रखो, ये दो वायर को एक करना ही करना है और इन दोनों का रजिस्टेंस निकालना है। तो ओवरऑल रजिस्टेंस कितना हो गया, मतलब ये दो वायर थे वो अब बन गया एक, तो रजिस्टेंस कितना है इसका, अब 1 हो गया। और यहाँ पे वायर, अब एक ही वायर बचा, तो वायर पे करंट कितना आया, 0.25 था, मतलब 0.25 हो गया करंट, 0.25 हो गया। अब आर मालूम है, आई मालूम है तुम्हें, तो ठीक है, वायर को एक करने वाला कॉम्बिनेशन याद रखो। वायर को हमें क्या करना है, एक करना है, तो वायर को एक कर दिया। वायर एक करना मतलब वही पैरेलल से तुम्हें रजिस्टेंस निकालना है, रजिस्टेंस 1 आ गया। अब वायर एक हो गया तो करंट भी फिर वही हो गया, एक सिंगल 0.25, तो V निकाल लो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I कितना है 0.25, R कितना है 1, R1 आया, तो 0.25 हो गया। अब वोल्टेज एक वायर में वोल्टेज 0.25 आ गया। अब तो पैरेलल की यही कहानी, तो गोल्डन रूल तो तुमने, मैंने लिखा नहीं, भूल गया हूँ, गोल्डन रूल तो लिख लो भाई। गोल्डन रूल क्या है मालूम है, अगर हम करंट से ले लें सीरीज में करंट, अगर हम करंट से जोड़ लें, किससे जोड़ लें, करंट से, तो सीरीज में सेम, पैरेलल में अलग। करंट से हमने जोड़ लिया, करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है, और पैरेलल में अलग। वोल्टेज इसी का उल्टा, वोल्टेज पैरेलल में सेम और सीरीज में अलग, तो वोल्टेज का इसी का उल्टा देना, ठीक है ना। अब ये वायर हमने एक कर दिया था, वायर एक करने में वोल्टेज कितना आ गया, 0.25 आ गया था। अब इस वायर को अलग अलग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वोल्टेज में, क्योंकि वो वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही वोल्टेज और यहाँ पर भी वही वोल्टेज, ठीक है ना। बाद में वापस से वायर को अलग अलग कर लो, यहाँ पर भी 0.25 वोल्ट और यहाँ पर भी 0.25 वोल्ट, दोनों में बस आ गया। इस पर ही मालूम पड़ गया वोल्टेज कितना है, इस पर भी कितना हो गया। तो कभी भी पैरेलल पे कुछ अननोन दिया जाए, हो सकता है करंट पूछ ले, हो सकता है रेजिस्टेंस पूछ ले, हो सकता है वोल्टेज पूछ ले, तो पहला तरीका क्या है, हमेशा पहले दोनों को एक कर लो, एक करने के बाद VIR मार दो, हो सकता है V पूछ लो, हो सकता है I, उससे R पूछ लो, ठीक है ना। VIR मार लो, VIR से तुम्हें ओवरऑल वोल्टेज मिल जाएगा, वापस वायर को अलग अलग कर लो, जो वोल्टेज मिला वो दोनों में वही अलग अलग भी रहा। तो ये बिल्कुल 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 हार्ड रूल है, बहुत बार आता है ये सर्किट, बहुत बार आता है। कुछ भी यहाँ पे अननोन दे देगा, बोलेगा यहाँ पे वोल्टेज निकालो या बोलेगा यहाँ पे ये निकालो, ठीक है ना। तो बस वही करना है कि पहले दोनों को एक करना है, एक करने के बाद एक कैसे करोगे, रजिस्टेंस को दोनों के पैरेलल वाइज मिला दो। पैरेलल वाइज पता है ना, 1/R + 1/R, वापस रेसिप्रोकल करके आ जाएगा वो, और वापस वायर को अलग अलग कर लो, जो वोल्टेज आएगा, क्योंकि करंट तो मालूम है सिंगल वायर में कितना था, ये वायर सिंगल हो गया था, करंट तो मालूम था कितना था, ठीक है। अब अगर पूछ ले यहाँ पर आई बताओ, तो भाई वोल्टेज तो तुम्हें मालूम पड़ गया ना, हो सकता है वोल्टेज ना पूछे, डायरेक्ट बोले कि यहाँ पर बताओ आई कितना है। अब यहाँ पे आई में R मालूम था 2 ओम है, R जो मालूम था 2 ओम है, हमें वोल्टेज तो पता नहीं, आई जो निकाले, अगर वोल्टेज मालूम पड़ जाए तो आई का फॉर्मूला से V से वोल्टेज निकाल लेंगे। तो कुल मिला के तुम्हें वोल्टेज निकालना ही निकालना है, चाहे आई भी पूछे अलग अलग वायर में, तो कुल मिला के तुम्हें वोल्टेज निकालना है। अगर आई भी पूछे तो कुल मिलाकर वोल्टेज तुम्हें, यही स्टेप है सेम, अगर आई भी पूछे क्या करना है, दोनों वायर को एक करना है, बस ये वाला भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, ओवरऑल सर्किट से निकालना है, जैसे भी निकालने सिखाया। एक किया, एक करने के बाद करंट वही, रजिस्टेंस मालूम पड़ गया, एक करने के बाद ओवरऑल कितना हो रहा है, पैरेलल वाले तरीके से फॉर्मूले से निकाल लिया, फिर अलग अलग कर दिया। यहाँ पे रजिस्टेंस में मालूम ही था, ये रजिस्टेंस मालूम था, अलग अलग में वोल्टेज सेम ही रहने वाला है। तो तुम्हें R भी मालूम है, तुम्हें V भी मालूम है, आई निकाल लो ना V/R से, क्या ही जा रहा है तुम्हारा, यहाँ अलग निकालो भाई, बचा कुछ आई इधर हो जाएगा, क्योंकि 0.25 कुछ इधर गया तो कुछ इधर, ठीक है ना। तो वोल्टेज कितना है 0.25 और R कितना 1 था, R कितना था, नहीं यहाँ 2 ओम था, हाँ 2 है ना, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पर 2 ही आया था, तो 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.125, डिवाइड करोगे इसमें भी, क्योंकि 2 है रजिस्टेंस में भी 0.125 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये स्टेप बिल्कुल हार्ड रखना, 3-4 नंबर के आते हैं, बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा लेना। दोनों वायर को एक करना है, एक कैसे करोगे, 1/2 + 1/, यहाँ पे 2 आ चुका था पहले वाले उससे, पैरेलल से वापस रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है, पैरेलल निकालते हैं, फिर अलग अलग, फिर वोल्टेज फिर रजिस्टेंस आ जाएगा, फिर वोल्टेज निकालने V = I/R से। तो ये स्टेप याद रख लो भाई, स्टेप लिखा दें क्या, स्टेप लिख लो ऐसे सर्किट के।
अगर करंट और वोल्टेज पूछा जाए, करंट पूछा जाए तो वोल्टेज तो निकालना ही निकालना है, वोल्टेज पूछा जाए, चलो हिंदी की भी तो थोड़ी प्रैक्टिस छा के लिखेंगे ऐसे, सॉरी अगर गलत लिखा है तो, पूछा जाए, कहाँ पर पूछा जाए, पैरेलल रेजिस्टेंस के ऊपर, पैरेलल रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस पर लिख दो, चलो पैरेलल रेजिस्टेंस पर पूछा जाए। तो पहला स्टेप क्या है, फाइंड पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, वायर को एक कर दो, वायर को क्या कर देंगे, एक कर देंगे, ये दो वायर है इसको एक कर देंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा, एक कर दो, ठीक है ना। उसके बाद फाइंड वोल्टेज, फाइंड जो वायर को एक किया है, फाइंड वोल्टेज ऑन सिंगल वायर, ऑन सिंगल वायर सिंगल वायर, कौन से फॉर्म में, V इज इक्वल टू आई इंटू आर से, आई कौन सा जो मेन वायर में था, आई कौन सा मेन वायर मेन वायर में था क्योंकि वायर एक ही हो गया ना, मेन वायर वाला आई, ठीक है। आर तो मालूम पड़ ही गया, पैरेलल वाला जो निकला है आर, हमने निकाला भी पैरेलल वाला आया, ठीक है ना, वही 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, बाद में रेसिप्रोकल करके पैरेलल निकल आएगा, आर पैरेलल वोल्टेज निकल आएगा। जब वोल्टेज निकले फिर वायर को अलग कर दो, फिर वायर को अलग कर दो, क्योंकि कई क्वेश्चन बनते हैं, वायर को अलग कर दोगे बट वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा, वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा। अब ये थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे हमें आर नहीं मालूम था, वो आर निकालने का थोड़ा सा टफ चला गया लंबा, वरना आर ऐसे दिया रहेगा, बाकी चीज़ें पूछा जाएगा 2 ओम, जैसे यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, बोलेगा 2 ओम में बताओ कितना वोल्टेज है, करंट है, 3 ओम में बताओ कितना करंट है, करंट पूछा गया है या वोल्टेज पूछा है तो वोल्टेज निकालने, करंट पूछा है तो भी वोल्टेज निकालना चाहिए, तभी तो निकल पाओ, ठीक, वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा। फिर करंट निकालने के लिए वापस फॉर्मूला डाल दो, आई इक्वल टू वी बाई आर का, जिस आर पे पूछा वो आर डाल दो, वोल्टेज तो सेम है दोनों में, बस ये तो बिल्कुल पक्का कर लो बिल्कुल। और जो इससे पहले कैपिटल आर निकाला था, हाँ वो थोड़ा लेंदी था, ठीक है, पूरी सर्किट का लिया हमने, फिर आर एक्सटर्नल निकाला, वो एक लेंदी था, तो ये अगर ऐसे करना है, दूसरा मेथड है, आप लॉजिकली भी कर सकते हो इस चीज़ को, ऐसा नहीं है, ठीक है।